साउंड दे दो जरा। साउंड बंद कर देना उसका, आवाज ब्रेक होती है। बैटरी पावर बस ठीक है, बैटरी पावर 0 है इसका, कुछ इसकी बैटरी पावर 0 है। चार्जिंग पे लगा दो फिर, ये लगा के इस तरह से देखते रहना मगर कि ये जब करूँ तो। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ? चार्जिंग पे लगा दो इसको। गुड इवनिंग बच्चों। आज एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा कोशिश करूंगी कि जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स छूट गए हैं उनको भी आज कवर कर दूं। वैसे तो बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि अगर एक महीना भी अगर मिले तो वो कम पड़ेगा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर कवर करने के लिए। लेकिन अभी आगे आप लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बताना है और सर्विस सेक्टर के बारे में भी बताना है। तीनों क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के हैं, उत्पादन की दृष्टि से उनकी क्या विशेषता है, उनमें क्या समस्याएं हैं, उनमें कौन सी योजनाएं हैं भारत में, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, जिसमें कोशिश की कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो बहुत प्राइम एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाए और जिन पर खास तौर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक हैं। लेकिन मुझे चूंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे एस्पेक्ट्स आपको बताने हैं, तो मैं बाकी जो थोड़े से ऐसे एस्पेक्ट्स जो जिनसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जिन पे क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं, उनको भी एक बार पॉइंट वाइज उनको भी डिस्कस करते हुए चलती हूँ मैं। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो है कृषि विस्तार सेवाएं, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। ये सर्विसेज क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो किसानों को टाइम टाइम पर तमाम तरह की एडवाइजरी सर्विसेज देती हैं, यानी सलाहकार सेवाएं समय समय पर प्रदान करती हैं। और उनका उद्देश्य होता है कि इन सहायता सलाहों की वजह से किसान की प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो सके और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उनमें कमी आ सके। टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व हो रही है उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, उसमें अगर किसी प्रकार की सहायता देनी हो तो वो कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से होता है, एक्सटेंशन सर्विसेज के माध्यम से होता है। बाजार में प्राइस की क्या सिचुएशन है, बाजार में जो बाजार संबंधी जितनी जानकारियां हैं, मार्केट ओरिएंटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। इसीलिए जो ये सर्विसेज हैं इनको ग्रामीण सलाहकार सेवा या रूरल एडवाइजरी सर्विसेज भी कहते हैं। तो ये ग्रामीण सलाहकार सेवा जैसा नाम से ही क्लियर है कि गांव के क्षेत्र में जो मुख्य काम, जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के साथ साथ जुड़े हुए जितनी चीजें हैं उसमें, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है और इन सब के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं उसको इसमें रखा जाता है। इसके अलावा जो इसमें एक कोशिश ये की जाती है कि जो फार्म मैनेजमेंट है, यानी जिसको हम कहते हैं प्रबंधन कौशल, खेती का प्रबंधन, उसको आधुनिक तरीके से कैसे किया जाए जिससे आजीविका में किसानों के और उनके वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट हो सके। ये जो सर्विसेज थी इनको
बहुत इनको इम्पोर्टेंस तो दी जाती थी, रिफॉर्म्स जब से शुरू हुए इम्पोर्टेंस तो निश्चित रूप से दी जाती थी, लेकिन ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस तब से मिलने लगी जब से टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म कृषि क्षेत्र में आरंभ हुआ। तो इस कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधारों के साथ में एक्सटेंशन सर्विसेज का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो कृषि सेवा केंद्र हैं, कृषि सेवा केंद्रों के माध्यम से किसानों को नए बीजों की जानकारी देना, ये बताना कि उत्पादकता को वो कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थी। और इसके लिए तमाम सारे उपाय भी सरकार ने किए हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐसा ये इंस्टीट्यूट है जो अपेक्स इंस्टीट्यूट कहलाता है। और कि अर्थव्यवस्था में जो अपेक्स इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनको अपेक्स नाम दिया जाता है, वो होते हैं जो बहुत प्राइम होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईआईएम है, वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और इस इंस्टीट्यूट को अपेक्स इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त है। जो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो मिडिल और सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो कृषि सेवा में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि जब आप पीसीएस में चुने जाओगे या आईएएस में चुने जाओगे, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम, उनको चेक करने का काम, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जैसे मंडियों में नियुक्ति हो जाती है, कृषि निदेशक बनते हैं, तमाम तरह के पद होते हैं जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो सारे ऑफिसर्स जो सेलेक्ट होते हैं, जो मिडिल लेवल के या सीनियर लेवल के, इनको ये ट्रेनिंग देने का काम करता है, जिससे जो एग्रीकल्चर है वो सेल्फ सस्टेनिंग बन सके। और जब इनको नॉलेज होगी ऑफिसर्स को, तो वो ऑफिसर्स तभी एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ऐसा एक इसका उद्देश्य रहता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो फिलहाल सरकार प्रोवाइड कर रही है। कुछ के नाम आपके सामने मैं यहाँ पर लेके आई हुई हूँ। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्हीं कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको मैंने लिया है, जिसमें किसान टीवी का पूरा सेटअप बनाया है सरकार ने। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन या कृषि से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। इसके अलावा कैप्स करके एक है जो मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं किया है, उसका पूरा नाम है साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम। साइबर एग्रो, उसका नाम है साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम। ये इसको कहते हैं CAPS, कैप्स। ये जो कैप्स है ये लॉन्च किया गया है सरकार की ओर से, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सेल्फ सस्टेन और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, कि बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, अच्छे बीज प्रोवाइड करना, उसके लिए सलाह देना किसानों को। तो ये एक ऐसा सिस्टम व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है एक्सटेंशन के अंतर्गत, कि जिससे जो किसान हैं उनको अच्छी तरह से बीज और बीज के अकॉर्डिंग किस रेशियो में खाद और किस रेशियो में पानी, और इसके अलावा जो नई नई तकनीकें हैं उनको कैसे जानकारी दी जाए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा जो ये आप एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस देख रहे हैं, ये इस तरह की सेवाएं प्रदान करने का काम करते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो ग्रेजुएट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो स्पेशली ये काम करते हैं। छोटी छोटी एग्री क्लिनिक खोल करके एग्री बिजनेस अपना ई बिजनेस अपना शुरू करते हैं और किसानों को सलाह देने का काम करते हैं एक्सटेंशन के अंतर्गत।
उसके अलावा सरकार ने क्या किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र, बहुत सारे ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनकी स्थापना सरकार ने की है। इसके अलावा मॉडल ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार ने की है कि जिससे किसानों को ट्रेन किया जा सके। आपको कई बार बताया है कि कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की है। इसके अलावा जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शोध संस्थान हैं, ये भी अपने यहाँ किसानों को बुला करके उनको तमाम तरह की ट्रेनिंग देते हैं, तमाम तरह की फसलों की जानकारियां देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि आप केवल गेहूं और चावल की खेती पर डिपेंडेंट मत रहिए। उसके अलावा जिस क्षेत्र में अलग अलग भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर भूमि अलग तरह की है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर अलग तरह का है, तो ये संस्थान ये भी किसानों को एडवाइस करते हैं कि जैसी भूमि और जैसा जैसा क्षेत्र उस पर्टिकुलर एरिया में है, उससे रिलेटेड कौन सी फसल जो है वो किसान बोए, कि जिससे उनको अलग तरीके से लाभ प्राप्त हो। बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके। अगर कभी आप एग्रीकल्चर सेक्टर की साइट उठाकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की देखिए, तो ये एक्सटेंशन सर्विसेज की वजह से बहुत फायदा हुआ है कृषि क्षेत्र को। लेकिन समस्या वही है कि छोटे और जो मार्जिनल फार्मर हैं उन तक वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि उनके पास एग्रीकल्चरल एरिया ही इतना कम होता है कि जिसमें वो केवल अपने वही चीजें बो पाते हैं जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। तो खाद्यान्न के अलावा जैसे बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहाँ पर केले की खेती जो है वो एक रोल मॉडल की तरह दिखाई जाती है देश के किसानों को। इसके अलावा साउथ में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के ऐसे मॉडल फार्म्स बनाए गए, उनमें खेती के लिए नई तकनीक्स का इन्वॉल्व किया गया और ये देखा गया कि इससे बहुत फायदा हुआ सलाह से किसानों को, और वो नए तरीके के बीज इस्तेमाल करके नई नई खेती, खास तौर से कैश क्रॉप, जिसमें क्योंकि केवल गेहूं और ये पाया गया कि केवल गेहूं और चावल की खेती से किसान कभी भी इनकम को अपने नहीं बढ़ा सकता है। तो मसालों की खेती करनी हो या फ्रूट्स की खेती करनी हो, दोनों को कैसे एक साथ इन्वॉल्व किया जाए, इस सब के लिए जो मॉडल ट्रेनिंग है उसकी व्यवस्था सरकार ने सेवा केंद्रों के माध्यम से, और जो ये कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान सेंटर्स हैं, केंद्र है, उनके माध्यम से, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके माध्यम से केंद्र सरकार ये काम करती है। ये सारी चीजें भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज एईएस के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए जाते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड यानी फूड उत्पादन से रिलेटेड, फ्लोरिकल्चर यानी फूलों के उत्पादन से रिलेटेड, क्योंकि फूलों की खेती भी बहुत प्रॉफिटेबल है अगर अच्छे से की जाए और तकनीकी रूप से उसे तरीके से किया जाए। तो फ्लोरिकल्चर भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि डिमांड बहुत है, विदेशों से भी आयात होते हैं फूल जो हैं। तो अगर देश में उनकी उसको अच्छा एक एटमॉस्फेयर देके एक तरीके से अगर किया जाए, एनिमल हस्बेंड्री को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज की जाए, इन सब के लिए जो कोर्सेज चलते हैं वो भी एक्सटेंशन सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। और जैसा अभी आपको बताया कि ये जो नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट है ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, ये ट्रेन करने के लिए सरकार ने इसकी स्थापना की है ऑफिसर्स को, किसानों को नहीं बल्कि ऑफिसर्स को, कि जो वो सलाह दे सकें किसानों को जहां उनकी आवश्यकता पड़े। दूसरी बात जो है वो डिजिटल एग्रीकल्चरल प्लेटफॉर्म जैसे ई नाम है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐप डेवलप किए गए कि जिससे अगर किसान चाहे तो ऐप के माध्यम से बाजार की सारी जानकारी, एटमॉस्फेयर की सारी जानकारी, मानसून की जानकारी, इसके अलावा जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं उनकी जानकारी, कोई सलाह अगर उसे अलग से लेनी हो, अगर उसे एलाइड सर्विसेज हैं जिसमें जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, मछली पालन, ये सब कुछ भी अगर उसे जानकारी चाहिए हो, तो ये ऐप्स ऐसे डेवलप किए गए हैं जो ग्रामीणों को सलाह देने का काम करते हैं। और अभी कैप्स के बारे में तो आपको बताया ही कि ये कैप्स जो है साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम, एक इस तरह का लॉन्च किया गया है जो खेती को ज्यादा अच्छा जीवंत बना सकता है। और दूसरी बात ये है कि कैप्स सिस्टम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसको एक और है इसमें
एग्रीकल्चर एजुकेशन पोर्टल एकता करके लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम है एकता का एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीकी आयाम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्च किया गया है इसलिए ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अगर फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी किसान को जानकारी चाहिए हो तो 9 मोबाइल ऐप हैं इसमें, इस पोर्टल में। और उन 9 मोबाइल ऐप जो खासतौर से इसमें लाए गए हैं, और उसमें खास बात ये है उन ऐप्स में कि वो पर्टिकुलरली किसी ना किसी फसल को डेडिकेटेड हैं। जैसे मैंगो की कोई बो रहा है मान लीजिए, क्योंकि अभी आपसे बताया कि हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर को भी आगे बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के अंतर्गत, नई तकनीकों को इवॉल्व करने के अंतर्गत। तो इसमें ये जो 9 ऐप हैं, ये मैंगो, पोमग्रेनेट, ओनियन, गार्लिक, ब्लैक पेपर, यानी गेहूं चावल की खेती से अलग हट करके नए तरीके की खेती करने के लिए किसान को अगर किसी तरह की सलाह की जरूरत होती है तो ये एजुकेशनल पोर्टल जो हैं वो किसानों के लिए लॉन्च किए गए हैं, जहां से किसान जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद एक और ये एक्सटेंशन सर्विसेज के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जिस पर प्रश्न काफ़ी आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं और यूपीएससी में भी मैंने देखा काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसका बहुत डिटेल नहीं करूँगी क्योंकि कृषि कीमतों से रिलेटेड वैसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब हम प्राइस पॉलिसी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्राइस तो हम जान गए हैं कि वो एमएसपी के थ्रू दिया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे प्राइसेस हैं जो चलते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसे प्राइसेस हैं, इनके अलावा एमएसपी के अलावा भी कुछ नाम हम सुनते हैं, कौन से ऐसे प्राइसेस हैं जिनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्च किए जाते हैं। तो भारत में जो कृषि मूल्य नीति है, वो वास्तव में कृषि मूल्य नीति जब आई सबसे पहले, तो वो सिर्फ आई इसीलिए क्योंकि एक तो सबसे बड़ी समस्या भारत में है भोजन की कमी, और दूसरा है जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो या फिर जैसे बाढ़ आती है, या फिर जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं। और अब तो जो सबसे बड़ा सिस्टम चल गया है शेयर मार्केट में वायदा बाजार का। तो इन सब की वजह से अगर कभी समय मिला और शेयर मार्केट मैंने आपको पढ़ाया तो मैं आपको बताऊंगी कि इन सब में कैसे ऑप्शंस कैसे होते हैं और वायदा बाजार में जो कीमतें तय होती हैं वो किस तरह से तय होती हैं और कैसे वो प्रभावित करती हैं। क्योंकि आज मुझे सारे एस्पेक्ट लेने थे तो इसीलिए कीमत नीति में बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं कर सकती क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास। लेकिन फिर भी जो वायदा बाजार है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, इन सब में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो इन सबको करेक्ट करने के लिए और सरकार जो है वो ये सोचती है कि इन सबको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि एमएसपी लाया जाए, और सरकार एमएसपी ले आई। और जब ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें भी आप देख रहे हो, कल भी आपको सारी चीजें बताई कि एमएसपी कितना इम्पोर्टेंट है, जिसको लेके सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा है। और कल भी जैसा आपको बताया था कि किसानों को इस बात की आशंका है, जिस बात के लिए वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि जब ये नए कानून आएंगे तो एमएसपी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जो किसान है वो चाहते हैं कि लिखित गारंटी हमें सरकार लिख कर दे कि हम बिल्कुल एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन और जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, तो इसकी वजह से ही किसानों को और इस बात का डर है कि अगर ऐसा सरकार सोच रही है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एमएसपी को खत्म कर दिया जाए। तो अब हम देखते हैं, ठीक है एमएसपी, हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी एमएसपी के बारे में कि एमएसपी से डर रहे हैं किसान कि एमएसपी खत्म ना कर दिया जाए। कब लागू किया गया था, क्यों लागू किया गया था, ये सारा बैकग्राउंड आपको पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली एमएसपी है क्या, एमएसपी कैसे तय होता है, एमएसपी क्यों इसकी वजह से इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं किसान की अगर एमएसपी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। तो एमएसपी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको कल भी बताया था आपको कि जो ये कृषि मूल्य लागत आयोग है वो इसका निर्धारण करता है। कृषि मूल्य लागत आयोग अभी आपको बताया था कल मैंने,
कि ये CACP जो है, जिसको कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका जो फुल फॉर्म है, कि ये इसको लागू करता है। और इसको लागू करने के लिए इस पे जो कॉस्ट तय होती है वो तो मैं अभी आपको बताती हूँ। CACP आपको बताया था कि CAP की तरह ये लागू किया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल प्राइसेस पहले इसका नाम था जब ये इसकी स्थापना हुई थी। और बाद में आपको ये भी बताया था कि 1985 में इसमें लागत शब्द जोड़ दिया गया और 1985 से इसका नाम हो गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इसके द्वारा ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। लेकिन क्या आधार होता है, क्यों, किस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है? तो ज्यादातर ध्यान ये रखिएगा कि जो हमारा केंद्रीय बजट 18-19 में आया था, 18-19 में जो बजट आया था उसमें ये तय किया गया था कि MSP जो है वो लागत का उत्पाद, एक्चुअली MSP जो तय किया जाता है वो एक सर्टेन न्यूनतम मूल्य होता है। अब न्यूनतम किस बेसिस पे तय किया जाता है वो मैं आपको आज इस खंड में बताऊंगी। ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि MSP जो है वो लागत का 1.5 गुना हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि लागत को 1.5 गुना रखने का फार्मूला कहाँ से आया, लागत का 1.5 गुना कैसे रखा जाए? तो इसके लिए ये जो CACP है ये सबसे पहले क्या करता है कि फसलों की समर्थन मूल्य की घोषणा से पहले क्या करता है कि किसी फसल की लागत और उसकी मांग, उसके साथ साथ ये देखता है कि मांग के अनुरूप कितनी सप्लाई होने वाली है, यानी 3 चीजें देखता है। क्या 3 चीजें देखता है? एक तो देखता है कि जो फसल बोई जा रही है, जिस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करनी है, उसकी कॉस्ट क्या है, लागत क्या आ रही है। फिर उसके बाद ये देखता है कि जिस फसल का समर्थन मूल्य वो घोषणा करने जा रहा है उसकी डिमांड कितनी है। और उसके बाद फिर देखता है कि उसकी आपूर्ति कितनी है, यानी सप्लाई कितनी है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखता है, सबसे पहले वो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखता है। और इसके अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको वो ध्यान में रखता है, वो है इन्फ्लेशन। यानी इस समय जो इन्फ्लेशन है वो क्या चल रही है, इसका क्या कारण है। पता चला कि लागत के आधार पर और डिमांड सप्लाई के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना रख दिया गया कि कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम हो गई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कहा जाता है कि ये एक दुधारी तलवार की तरह है, कि अगर इसे कम किया गया, क्योंकि कहते हैं कि नाइफ एज है जिस पर चलना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और आलोचना भी होती रहती है। विपक्ष कहता है समर्थन मूल्य बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, सरकार कहती है इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। उसका कारण क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसका जो कारण है वो है इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर ज्यादा रखा गया और जितना मांग की जाती है अगर उतना रखा गया, तो समस्या क्या खड़ी हो जाएगी कि वस्तु जो खाद्यान्न है इनकी कीमतें बहुत ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम होगी कंज्यूमर को। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कंज्यूमर का है, यानी सभी कंज्यूमर है अर्थव्यवस्था में, तो सबके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ेगी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा रखा जाए। तो 1.5 गुना रखना या 2 गुना रखा जाए, क्योंकि जब हम किसान को समर्थन करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सरकार का क्या जाता है, उसको ज्यादा कीमत रख देनी चाहिए। लेकिन सरकार को दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत तेजी से ना बढ़ने पाए, क्योंकि खाद्यान्नों का मूल्य अगर बढ़ता है तो जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आगे हम चलते हैं और ये देखते हैं कि किस किस चीज को इंक्लूड करके ये जो कॉस्ट जो है वो तय की जाती है और किसके आधार पर MSP तय की जाती है। 1-2 बार इस पर क्वेश्चन भी आया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि 3 तरह की लागतों की चर्चा होती है। ये 3 तरह की लागतें कौन कौन सी हैं? एक तो है कॉस्ट A2, दूसरी है कॉस्ट FI, और अभी आगे मैं आपको दिखाती हूं एक कॉस्ट और होती है इसमें C2। ये 3 तरह की लागतें हैं
जिनको ध्यान में रखा जाता है जब CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए जाता है। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि कॉस्ट A2 क्या है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा A2 और FI दोनों के टोटल से ऊपर रखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CACP सबसे पहले क्या कैलकुलेट करता है, A2 और FI। तो हम ये देखते हैं कि ये A2 और FI एक्चुअली है क्या। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि A2 क्या है। A2 जो है वो है जितनी पेड कॉस्ट है, किसकी, किसानों के द्वारा किए गए वो सारे खर्चे जो वो पे करता है, यानी जो सीधे सीधे किसान पे करता है, वो कैश में पे करे, चेक में पे करे या कैश क्रेडिट कार्ड से पे करे, लेकिन जो पे करता है एक्चुअली जो खर्चा दिखाई देता है, जैसे बीज खरीद के लाता है, खाद लाता है, कीटनाशक लाता है, मजदूरी देता है, ईंधन पर खर्चा करता है, सिंचाई पर खर्चा करता है, बुआई पर खर्चा करता है, तमाम तरह की कॉस्ट जिनके लिए वो पे करता है। तो ये सब के सब इंक्लूड होता है किसमें, कॉस्ट A2 में। अब इस कॉस्ट A2 में फिर क्या करती है CACP, जोड़ लेती है, ये सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, ये कोई ऐसा डेटा नहीं है क्योंकि सर्वे तमाम किए जाते हैं, ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके बारे में CACP जानकारी ना इकट्ठी कर पाए। दूसरा होता है FI का फुल फॉर्म है फैमिली इनकम, यानी फैमिली की जो इम्प्यूटेड कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, अदृश्य लागत भी जिसको कहा जाता है, कि जब इसमें खेती में चूंकि किसान के साथ में फैमिली उसकी बहुत खुद भी वो इन्वॉल्व होता है, प्लस फैमिली इन्वॉल्व होती है, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है, क्योंकि फैमिली अगर इन्वॉल्व है तो उसके लिए उसे कोई पे तो किया नहीं जाता है, किसान उसे पे तो नहीं करता है। तो ये जब इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है FI को भी, तो ये दोनों मिल करके बन जाती हैं ओवरऑल टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के आधार पर फिर क्या करता है जो ये CACP है, ये तय करता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना होगा। लेकिन एक और कॉस्ट है जिसकी बात मैंने अभी आपसे की, कॉस्ट C2। ये कॉस्ट C2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब जो अर्थशास्त्री हैं वो विरोध करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य का, या जब विपक्ष है वो इसका विरोध करता है, तो वो ये कहता है कि कॉस्ट C2 को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। खासतौर से एक जो कमीशन, फार्मर कमीशन 2004 में एस्टेब्लिश किया गया था MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में, इनका कहना था कि अगर C2 के बेसिस पे अगर C2 को भी इसमें जोड़ दिया जाए, तभी किसान को वास्तव में अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा। तो इस विवाद को देखने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये C2 है क्या। इनका कहना था कि अगर किसान सरप्लस खेती करना चाहता है, मॉडर्न खेती करना चाहता है, तो वो क्या करता है, ट्रैक्टर खरीदेगा, मशीनीकरण करेगा, और इन सबको खरीदने के लिए वो लोन लेगा। तो जब किसान जो लोन लेता है उस पे वो क्या पे करता है, उस पे वो पे करता है इंटरेस्ट पे करता है। तो इन्होंने कहा कि इसमें दोनों में इंटरेस्ट को ऐड नहीं किया गया है। तो कॉस्ट C2 में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो इंटरेस्ट जो उसने लोन लिया हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, उस पर जो भी ब्याज लगता है वो भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसकी इनकम में से ही तो जाता है। अगर वो इंटरेस्ट अगर आप कॉस्ट पे रख करके और आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करें, तो उससे फायदा ये होगा कि ये इंटरेस्ट किसान के उस समर्थन मूल्य में उसको वो मूल्य मिल जाएगा। दूसरी बात इसमें एक चीज और आती है कि अगर किसान लोन नहीं लेता तो वो क्या करता है, अगला काम क्या करता है कि वो इक्विपमेंट्स को या फिक्स्ड कैपिटल को हायर करता है। तो अगर वो किराए पर लेता है फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स को, जैसे ट्रैक्टर किराए पे ले लिया, थ्रेशर किराए पे ले लिया, तो उसके बदले में भी पे करता है। लेकिन समस्या ये है कि कॉस्ट A2 में ये पेमेंट जो हायर किए हुए पेमेंट है, हायर किए हुए इक्विपमेंट के पेमेंट है, वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस बात की भी बड़ी आलोचना होती है कि बहुत बड़ा खर्चा तो इसमें किसान का इन दोनों चीजों में जाता है, ब्याज में और जो रेंटल इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है अगर प्रोडक्शन कॉस्ट तय करने में
C2 को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, ऐसा जो स्वामीनाथन कमेटी थी उसका कहना था कि वास्तव में तभी जो है वो किसान को अपनी फसल का उचित कीमत उसको मिल पाएगी। अभी क्या होता है कि ध्यान तो जो CACP है वो ध्यान दोनों का रखती है, आधार दोनों का बनाती है, यानी MSP निर्धारित करने के लिए जो CASP है वो A2 और FL दोनों को, जो फैक्टर कॉस्ट है या FI आप कह सकते हैं, जो फैमिली FL है एक्चुअली, ये जो अनपेड फैमिली लेबर जिसको कहते हैं, सॉरी FI नहीं है बल्कि FL है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो जो फैमिली लेबर है उसकी जो कॉस्ट है और C2, इन दोनों पर CACP विचार करती है, लेकिन अंत में जो कीमत तय करती है वो पहले वाले पर A2 और FL के बेसिस पे ही करती है। तो A2 और FL के बेसिस पे करती है, लेकिन कॉस्ट C2 को भी ध्यान में रखती है। आप ये कह सकते हो कि इसको एक बेस की तरह यूज करती है, कि अगर उसको लगता है कि भाई दोनों में बहुत ज्यादा अंतर अगर हो रहा है, यानी कॉस्ट C2 बहुत ज्यादा है किसानों की, तो वो फिलहाल उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करती है, सब्सिडी बढ़वाने की कोशिश करती है, लेकिन जो कॉस्ट, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है, वो याद रखिएगा कि वो हमेशा कॉस्ट A2 और FL के बेसिस पे ही होता है। इसके बाद एक और एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये बाजार हस्तक्षेप योजना, और ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि ये एक दो बार एग्जाम में आई है, तो मुझे ये लगा कि आपको इसके बारे में बताना जरूरी है। क्या है ये बाजार हस्तक्षेप योजना या मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो क्या है? तो ये वास्तव में क्या है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बाजार हस्तक्षेप योजना है, ये राज्य और या फिर जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी जो यूनियन टेरिटरी है या जो स्टेट्स हैं, उनके विशेष अनुरोध पर ये स्कीम जो है केंद्र तैयार करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये वास्तव में एक, ये MSP को सपोर्ट करने वाली या MSP को ही और कह सकते हैं कि एक्सटेंड करने वाली एक योजना है। एक्चुअली ये बिल्कुल सिमिलर है MSP के, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है कि इसमें विशेष पॉइंट्स क्या हैं। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है ये राज्य सरकारों के अनुरोध पर तय होती है। इसका जो विशेष बात है वो ये है कि जब राज्य सरकारें इसको अनुरोध करती हैं तभी ये स्कीम लाई जाती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ये स्कीम लाने की जरूरत क्या है, राज्य सरकारें क्यों इसको अनुरोध करती हैं और उन्हें उसका क्या फायदा होता है? तो सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये 2020-21 में इस योजना पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 2021 में के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए सेब की खरीद के लिए, जम्मू कश्मीर में जो सेब था, क्योंकि पिछले साल जब बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई थी तो सेब की फसल बहुत बुरी तरह से खराब हुई। इसका ये बैकग्राउंड है इस योजना का। तो उस फसल को बचाने के लिए राज्य सरकार की अनुरोध पर सेब की खरीद के लिए जो नेफेड एक एजेंसी है, मैं अभी शॉर्ट में आपको आगे बताऊंगी नेफेड के बारे में भी, नेफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया। नेफेड का जिसका पूरा नाम है केंद्रीय खरीद एजेंसी या केंद्रीय क्रय एजेंसी या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, ये जो है ये खरीदने का काम किया इन्होंने सेब को। और ऐसा इन्होंने सेब की फसल को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए किया कि जिससे जो कि जम्मू कश्मीर में सेब के किसान हैं उन्हें इसका फायदा हो सके। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 2500 करोड़ रुपए को इन्हें खर्च करने के लिए अनुमति दी नेफेड को कि ठीक है 2500 करोड़ रुपए हम देंगे। और ये जो है इन्होंने जाके फिर जम्मू कश्मीर में सेब की खरीदारी की, जिससे उनको अपनी फसल जो खराब हो रही थी उसका फायदा मिला, क्योंकि उस समय एक तो लॉकडाउन की वजह से और दूसरे बहुत अधिक बर्फबारी की वजह से जो उनकी फसल खराब हो रही थी उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया। और इसकी जो खास बात है वो ये है
जो उद्देश्य था इसका वो ये था कि जो बागवानी फसलें हैं खास तौर से, जो हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज है और दूसरी पेरिशेबल गुड्स हैं। जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं यानी ऐसे ऐसी जो सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जो फ्रूट्स हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इन सबको बचाने के लिए एक्चुअली इस तरह की प्राइस पॉलिसी जो है वो लाने की कोशिश की गई। तो बागवानी और कृषि फसलों की बाजार मूल्य में जो गिरावट हुई उसको, क्योंकि अगर क्वालिटी खराब होती है प्रोडक्ट की, अगर जैसे बर्फबारी की वजह से सेबों की क्वालिटी खराब हो रही थी, या फिर जो फसल है किसी कीड़े की वजह से अगर जो जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो उसको संरक्षण करने के लिए अगर राज्य सरकार चाहे तो वो अनुरोध कर सकती है बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से। और इसमें है ये एमएसपी पर ही बेस्ड एमएसपी। लेकिन समस्या क्या होती है, ये एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी स्टेट में किसी किसी फसल को बहुत ज्यादा बम्पर पैदावार होती है, बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, और हम जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा उत्पादन होता है तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो उसकी कीमतें जो हैं वो बहुत नीचे चली जाती हैं। तो एमएसपी न मिल पाना, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एमएसपी नहीं मिलेगा, जो उसे खरीदने वाले लोग होंगे वो वही कार्टेल बनाएंगे और एमएसपी से नीचे सामान बिकेगा। तो इसके लिए फिर ये हस्तक्षेप योजना इसीलिए लाई गई थी कि जिसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा मूल्यों में गिरावट हो, कोई स्पेशल सिचुएशन ऐसी आ जाए कि जब जो नुकसान है मूल्यों की गिरावट से, उस नुकसान को, उस लॉस को, क्षति को पूरा करने के लिए एक्चुअली ये लाया गया था, जिससे किसानों को जो लॉस है वो कम हो सके और उनको अपने जो जो उनका पारिश्रमिक है, जो उनका प्रॉफिट है, वो कुछ हद तक उनको मिल सके। एटलीस्ट फसलों की जो कॉस्ट है वो तो उनको मिल ही जाए। और जैसा अभी आपको बताया कि जो ये लॉस होता है बाजार मूल्य के गिरने पर, उसमें कंडीशन यही होती है इस योजना के लाने पर कि जो ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो 50% उस लॉस का बियर करेंगे। यानी जो सामान जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है हानि से बचाने के लिए, जिसकी प्राइस गिरती जा रही है लगातार अबंडेंट सप्लाई से या बहुत अधिक पैदावार से, उसमें जितना लॉस हो रहा है उसका 50% सेंटर बियर करेगा और 50% जो है वो राज्य बियर करेंगे। और ये जो है ये पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए ये 25% है, यानी 25% जो है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बियर करेंगे और 75% सेंटर करेगा। ये जो योजना आई, इस योजना की ये जो योजना थी बाजार हस्तक्षेप योजना, इसमें इम्पोर्टेंट बात यही थी कि इसमें जो खरीद है वो भी जो नोडल एजेंसियां हैं जैसे नेफेड है उसके माध्यम से, या जो सहकारी संगठन है, जो क्रैब सहकारी संगठन है, उनके माध्यम से इसके लिए सहकारिता विभाग, जो कृषि का सहकारिता विभाग है, उसके माध्यम से इसमें क्रय किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और समय समय पर लाया जाता है। हमेशा ये योजना लागू नहीं होती है कि हमेशा ये योजना लागू हो। जब राज्य सरकार इसका अनुरोध करती है तभी आता है। समय समय पर, खास तौर से अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो सेब जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सेब की फसल अगर नुकसान होता है तो लाया गया है। पंजाब में किन्नू या माल्टा की फसल पे नुकसान हुआ है तब ये योजना लाई गई है। एक बार लहसुन की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि उससे पहले वाले साल में लहसुन जो है वो 100 रुपए किलो बिका, तो अगले साल जो है इतनी सप्लाई हो गई उसकी कि उसका प्राइस जो है बहुत कम हो गया। इसी तरह से संतरा, अंगूर, मशरूम या फिर जो मसाले वाली फसलें हैं, काली मिर्च है, लौंग है, साउथ में जो होती है, अनानास, अदरक, लाल मिर्च, धनिया, प्याज, आलू, ऐसी जितनी ये ऐसी बागबानी फसलें हैं जिनको बागबानी फसलें कहा जाता है, इन सब से चाहे बागबानी फसलें हो चाहे वो एसेंशियल क्रॉप्स हो, इन सब में अनाजों पे ये लागू नहीं होता। बस स्पेशल बात यहाँ पर ये है। तो अनेक राज्यों में इसको लागू किया जा चुका है। टाइम बिंग के लिए लागू होता है, एक क्रॉप सीजन के लिए लागू होता है। इसके बाद हम देखे हैं एक और एस्पेक्ट, एक और तरह का प्राइस। ये प्राइस क्या है, और हम सुनते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। ये क्रय मूल्य या खरीद मूल्य क्या है? तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, सुनते हम जरूर है प्रोक्योरमेंट प्राइस या खरीद मूल्य, लेकिन फिलहाल ये बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है।
ये पहले प्रचलन में था एमएसपी से पहले 1965 तक। जब तक एमएसपी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था तब तक प्रोक्योरमेंट प्राइस ही चलता था। और इसके लिए जो भारत सरकार है उसने गेहूं के खरीद के लिए ये खरीद मूल्य घोषित किया था जो एमएसपी से थोड़ा ज्यादा था। कभी कभी बीच बीच में भी ये प्रोक्योरमेंट प्राइसेस की घोषणा सरकार कर देती है, क्योंकि क्या होता है कि सरकार को फूड सब्सिडी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस के माध्यम से जो अनाज उसे प्रोवाइड कराना होता है, जब उसके पास उसको खरीदने के लिए ज्यादा उसे खरीदना होता है तब सरकार एक नए तरीके के मूल्य की घोषणा करती है जो एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, कि जिससे किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए जैसे गेहूं का स्टॉक कम हो गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार को गेहूं बांटना ही बांटना है, साउथ में चावल बांटना है, तो ऐसी सिचुएशन में और स्टॉक अगर उतना नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है तो सरकार क्या करती है, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस की घोषणा कर देती है जो एमएसपी से बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये बुआई से जो दोनों में अगर हम अंतर करते हैं तो खास बात यह है कि एमएसपी की घोषणा जो है वो बुआई से पहले ही हो जाती है। तो उद्देश्य क्या होता है कि क्रॉपिंग एरिया बढ़े उस फसल का। लेकिन जब फसल हो चुकी होती है और उसकी कटाई शुरू होने वाली होती है उससे पहले प्रोक्योरमेंट प्राइस की घोषणा की जाती है कि जिससे जो किसान है वो उस अनाज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सरकार को ही बेचे। तो दोनों में मेन अंतर जो है वो यही है, प्रोक्योरमेंट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। और दोनों में दूसरा अंतर जो है वो ये है कि इसकी घोषणा बुआई से पहले हो जाती है, सोइंग जो फसल है उसको बोने से पहले, जबकि खरीद मूल्य की घोषणा फसल के कटने से जस्ट पहले होती है। अगर सरकार को जरूरत होती है तभी वो खरीद मूल्य की घोषणा करती है। और उद्देश्य यही होता है कि पीडीएस के लिए या खाद्यान्न सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है वो इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद जैसा अभी आप देख रहे हैं कि उद्देश्य किसानों को अधिक बेचने के लिए और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना एक उद्देश्य है इसका। एक और टर्म यूज किया जाता है इशू प्राइस। तो बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होता, लेकिन आपको जानना चाहिए जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में तमाम तरह के प्राइसेस देख रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, तो एक इशू प्राइस भी होता है। और ये इशू प्राइस क्या होता है, जिस कीमत पर एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आगे मैं अभी बताऊंगी कि ये सब छोटे छोटे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या जो नेफेड है, ये सब छोटे छोटे बहुत छोटे शॉर्ट में बताऊंगी आपको। तो एफसीआई जिस कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खपत के लिए खाद्यान्न बेचता है, यानी अगर 10 रुपए 5 रुपए, क्योंकि पीडीएस में आपको पता होगा कि पीडीएस में गेहूं चावल या जो भी अनाज बेचा जाता है उसकी एक कीमत होती है, वो कम कीमत होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बहुत कम होती है, लेकिन जीरो कीमत पर ऐसे नहीं बांटा जाता। तो जिस कीमत पर एफसीआई खरीदती किस पर है, प्रोक्योरमेंट प्राइस पर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, किससे खरीदती है, किसानों से खरीदती है। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एफसीआई जो कंज्यूमर है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको अनाज वो देती है, तो जिस प्राइस पर देती है उसे इशू प्राइस कहा जाता है। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि एमएसपी में यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में और प्रोक्योरमेंट प्राइस में और इशू प्राइस में अंतर होता ही होता है। निश्चित रूप से इशू प्राइस हमेशा कम होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फूड सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, जो सबसे ज्यादा है इस समय भारत में। जो तमाम तरह की सब्सिडी हम पढ़ते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा है फूड सब्सिडी। जो खर्चे होते हैं, और फूड सब्सिडी में केवल ये कीमत का ही अंतर नहीं होता बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एफसीआई के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है वो भी उस सब्सिडी में इंक्लूडेड होती है। उसके अलावा जो गोदाम के खर्चे होते हैं वो भी उसी में इंक्लूड होता है। जो भंडारण है या जो अन्य तरह के घिसावट व्यय हैं, ये सारे के सारे इस सब्सिडी में इंक्लूड होते हैं। इसीलिए जो इशू प्राइस है जो कि कम होता है, और ये सारी चीजें चूंकि एमएसपी में ऐड हो जाती हैं तो सारी लागतें भी ऐड हो जाती हैं, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम कहते हैं फूड सब्सिडी। इसके बाद एक और स्कीम है
एग्रीकल्चरल प्राइसेस में ही, वो है खुले बाजार की बिक्री योजना। खुले बाजार की बिक्री की योजना या ओपन मार्केट सेल स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं OMSS। ये OMSS क्या है? तो FCI, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? FCI से। तो FCI समय समय पर खुले बाजार में जो पहले की निर्धारित कीमतें हैं उनके बेसिस पे, इसे हम देख लेते हैं पूर्व निर्धारित कीमतों पर, यानी प्री डिटरमिनेड प्राइस पर, जिसको हम रिजर्व प्राइस भी कहते हैं, जब अपना स्टॉक किया हुआ जो चाहे वो गेहूं हो या कोई भी अनाज हो, जब उसे सेल करती है, उसे सेल करने की योजना बनाती है, तो उसे कहा जाता है ओपन मार्केट सेल स्कीम या खुले बाजार की योजनाएं। अब खुले बाजार की योजनाएं में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइस पहले से रिजर्व होती है, और खास तौर से सबसे ज्यादा बिक्री इस योजना के अंतर्गत गेहूं की होती है, क्योंकि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा स्टॉक हो गया है, इसमें पुराना स्टॉक है खराब हो रहा है, क्योंकि अनाज की भी अपनी एक लाइफ होती है, तो उसको बहुत लंबे समय तक प्रिक्योर नहीं किया जा सकता। तो अगर बहुत ज्यादा बफर स्टॉक है और ये लग रहा है FCI को कि इस साल गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, यानी सेल भी बहुत अच्छी होगी, और खरीदना भी जरूरी है क्योंकि किसान बेचने आएगा मंडी में, तो लेना भी जरूरी है, तो पुराने स्टॉक को उसे क्लियर करना ही करना है। तो पुराने स्टॉक की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए एक रिजर्व प्राइस रखा जाता है। दूसरा खाद्य, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, वो ये है कि खाद्यान्नों की बाजार आपूर्ति बढ़ सके, यानी जो इसके पास स्टॉक है वो तो रहे ही, इसके अलावा जो रिजर्व प्राइस है उस पर अगर जो होलसेलर हैं, जो रिटेलर हैं, या केवल होलसेलर रिटेलर नहीं, कंज्यूमर भी जाकर के FCI से अनाज खरीद सकता है। तो एक उद्देश्य ये होता है कि बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर FCI केवल खरीदे ही ना, बल्कि अगर बेचना भी शुरू कर देता है तो। दूसरा एक उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो खुले बाजार की प्राइसेस हैं उनका इन्फ्लुएंस मॉडरेट करने के लिए, उसे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालने के लिए मार्केट प्राइस पर, जिससे अगर आपूर्ति बढ़ जाएगी तो मार्केट प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है, डिमांड सप्लाई का गैप जहां होता है, वो घट जाएगा, और उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल रहेंगे। तीसरा जो अभी आपको बताया कि जो अधिशेष सरप्लस है, जो स्टॉक है सरप्लस, उसको खत्म करने के लिए FCI जो है ये काम करती है। और इसमें जो पॉलिसी अपनाती है इस ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत, वो क्या क्या करती है? उसमें सबसे पहले एक काम तो ये करती है कि वो अपने जो रिजर्व प्राइस है उसको MSP से थोड़ा सा ऊपर रखती है, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं रखती है, यानी जिस कीमत पर किसान से वो खरीदती है, क्योंकि उसको भी अपने खर्चे निकालने हैं, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा रखती है, बहुत ज्यादा अंतर आरक्षित मूल्य में और MSP में नहीं होता। तो दूसरी पॉलिसी अपनाती है कि जो बाजार मूल्य है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि ना होने पाए, ये बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखती है FCI। ये दो पॉलिसी ये अपनाती है। और जो योजनाएं हैं इसमें OMSS के अंतर्गत, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्टॉक है उसकी ई नीलामी की जाती है। जो निजी व्यापारी हैं, जो होलसेलर बिजनेसमैन हैं, जो रिटेल उसको इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं, उनको गेहूं की बिक्री ई नीलामी के माध्यम से खुले बाजार की योजना के द्वारा FCI करता है। दूसरी बात यह है कि ई नीलामी के माध्यम से केवल गेहूं ही नहीं, बल्कि जो चावल है उसकी भी बिक्री वो करता है, और ये चावल ग्रेड A का होता है, ऐसा FCI का कहना। इसके बाद एक और चीज है इसमें, चूंकि अभी हम बार बार नाम ले रहे हैं FCI का और NAFED का, तो देखते हैं ये दो तीन जो निगम है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्राइसेस में, ये क्या है। तो आपको बताना चाहती हूँ कि FCI जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ था। याद रखिएगा कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब है? 1965 में।
क्योंकि मैक्सिमम सुधार जो है, अगर हम गौर करें, इतने दिनों से हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम सुधार जो है वो 1965 के आसपास से ही शुरू हुए, जब देश अकालों से और युद्धों से इन सबसे जूझ करके उभरा और ये देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बदहाल स्थिति में है। तो उसको सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय उस समय के बाद से किए गए, जिसमें से एक ये भी था भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करना, जिसके लिए जो एक्ट था, खाद्य निगम अधिनियम, फूड कॉरपोरेशन एक्ट जिसको कहा गया, फूड कॉरपोरेशन एक्ट, और ये एक्ट जो है ये 1964 में ही ले आया गया था। 1964 में ये एक्ट आया था, फूड कॉरपोरेशन एक्ट, और इस फूड कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सबसे ज्यादा उस समय इसको जो इस्टेब्लिश करने का कारण था वो ये था कि 1965 में उस समय गेहूं की बहुत ज्यादा कमी थी और अमेरिका से जो अनाज आया था वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। तो दूसरी बात ये थी कि अगर एफसीआई एस्टेब्लिश होता है तो ये दूसरा जो उद्देश्य था, एक तो गेहूं की कमी का बैकग्राउंड था इसके पीछे, इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे, और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो उद्देश्य ये था कि किसानों को, जैसा आप देख रहे हैं कि 1965 में जो साहूकार महाजनों के द्वारा या जो होलसेलर थे उनके द्वारा जो खरीदारी होती थी जिसमें किसान को सही दाम नहीं मिलता था और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई थी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किसके माध्यम से लागू किया जाए उसके लिए फिर एफसीआई को इसमें आधार बनाया गया, और जिससे कि किसानों को उनको जो इफेक्टिव प्राइस है वो उनको मिले, उनको हेल्प हो सके। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था इसको एस्टेब्लिश करने का वो ये था कि समाज के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसे उसकी मदद मिल सके, और इसके माध्यम से पीडीएस सिस्टम लाया जाए, जब भारतीय खाद्य निगम खरीद करके इसे, यानी एक चेन का आप यूं कह सकते हैं कि एक चेन बनाना, एक स्ट्रेटेजिकल चेन बनाना, किसके बीच में, कंज्यूमर और किसान के बीच में। तो एक चेन सिस्टम, फूड चेन सिस्टम के बीच में को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट जिसके हम नाम बार बार सुन रहे हैं वो है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नैफेड इसका फुल फॉर्म है, नैफेड ही हिंदी में भी इसको बोला जाता है, नेशनल इसको नैफेड को शॉर्ट में जनरली इसे हम जैसे एफसीआई बोल देते हैं वैसे ही नैफेड बोल देते हैं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो एफसीआई से भी पहले की गई थी, यानी कब की गई थी, 1954 में, आजादी के बाद जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसके जस्ट थोड़े दिन बाद, सॉरी 1958 में की गई थी शायद, 1954 में नहीं, 1958 में की गई थी, 1958 में जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है उसमें इसको व्यवस्थित योगदान देने के लिए और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनके कोऑपरेटिव मार्केटिंग के लिए, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया कोऑपरेटिव मार्केटिंग इसमें। तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और ये स्पेशली जो इसका काम था वो दलहन और तिलहन, कई बार ये जिक्र आप लोगों के सामने कर चुकी हूँ। दलहन यानी जो पल्सेस हैं, दलहनी फसलें, और तिलहन, दलहन और तिलहन को न्यूनतम मूल्य पर खरीदने के लिए मूल्य समर्थन योजना इसके द्वारा एक चलाई गई थी। उसके लिए इसे एक केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाया गया था दलहन और तिलहन के न्यूनतम मूल्य पर खरीद करने के लिए, क्योंकि बाकी अनाजों की खरीद जो है वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो जाती थी, लेकिन दलहनों और तिलहनों के लिए स्पेशली एक मूल्य समर्थन योजना नाम से ये नोडल एजेंसी चलाती थी, जिसको पीएसएस कहते थे, उसके लिए फिर इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, अगर नाफेड को हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, इसको पूरा नाम हम कह सकते हैं इसका, हिंदी में अगर हम नाम दें, इसका नाम क्या है, हिंदी में है राष्ट्रीय कृषि
सहकारी विपणन संघ, विपणन यानी मार्केटिंग, सहकारी विपणन संघ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया कि फूड चेन अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए और बफर स्टॉक के लिए, बफर स्टॉक हम जानते हैं कि जो एफसीआई अपने पास इकट्ठा करके भंडारण करता है, तो उसके लिए ये दोनों एजेंसियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय खाद्य निगम भी और नैफेड भी। ये दोनों जो है ये भंडारण का काम करती हैं, अनाज को किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ले करके बफर स्टॉक बनाना, और जिससे वो एक चेन की तरह जो पीडीएस सिस्टम है उसमें भी डाल सके। उसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर, अगर आपातकाल हो, अगर सूखा पड़ जाए या बाढ़ की स्थिति हो, जब किसानों को या ग्रामीण क्षेत्र को सहायता की आवश्यकता हो, तो इस बफर स्टॉक के माध्यम से, या कभी मौसम की मार की वजह से कोई समस्या आ जाए, तो उसके लिए फिर इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और संगठन है, वो है एसएफएसी। एसएफएसी ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम कहते हैं इसको, छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ इसको हिंदी में हम कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये भारत सरकार के कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, ये एक जो विभाग है, डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री का, कृषि सहयोग यानी एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट, कृषि मंत्रालय का जो एक डिपार्टमेंट है, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, उसके अंतर्गत ये एक सोसाइटी की स्थापना की गई, इस कंसोर्टियम की स्थापना की गई, जो एक बहुत स्पेशल सोसाइटी है, एक विशेष सोसाइटी है, एक विशेष संघ है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट संघ नहीं है, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, जो एग्री बिजनेस में, कृषि व्यवसाय में एकत्रीकरण और डेवलपमेंट दो काम करता है। ये इकट्ठा करता है, फसलों को कलेक्ट करता है, और जो किसान उत्पादन संगठन है उनमें, उनके बीच में और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करता है। उनके बीच में उनकी प्रॉब्लम्स को किसानों तक, जो किसानों की प्रॉब्लम है वो मिनिस्ट्री तक पहुंचाना, इसके अलावा जो डेवलपमेंट योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाना, ये सारे काम ये करता है। और इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये संघ करता है, वो ये है कि अगर किसान को किसी तरह की वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो, तो वर्किंग कैपिटल यानी जो कार्यशील पूंजी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उस कार्यशील पूंजी को उपलब्ध कराना। इसके अलावा बाकी दोनों जो भारतीय खाद्य निगम और नैफेड हैं, इनको सहयोग करना अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो। उसके अलावा जो सब्सिडी वगैरह सरकार देती है, उसे किसानों तक ठीक तरीके से पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काम है इसका, कि जो अनुदान दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और जो क्रेडिट गारंटी फंड दिया गया है सरकार की ओर से, वो सब योजनाएं किसानों तक पहुंच सके, इसकी व्यवस्था करना। इसके बाद एक और स्कीम आती है, वो है डीसीपी, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम इसको कहते हैं, विकेंद्रीकृत। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल प्राइस और एग्रीकल्चरल परचेजिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट करती है। इसीलिए इन सारी चीजों को इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें नए नए टर्म्स हैं, और इन टर्म्स पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तब खासतौर से, और इसीलिए मैं इन सबको लाई हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इन सब में बहुत सारे चेंजेस लाई है गवर्नमेंट, इन सबको थोड़ा सा नए सिरे से रिवाइज किया है। तो ये सारी योजनाएं चर्चा में भी हैं, और इन सब का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इन पर क्वेश्चन भी तमाम तरह से आते हैं। तो विकेंद्रीकृत, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम है क्या। विकेंद्रीकृत खरीद योजना हम किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है, इस योजना में उन खाद्यान्नों की खरीद की जाती है जो लोकल तौर पर पसंद किए जाते हैं, थोड़ा सा अलग हटकर है। और खाद्यान्नों की खरीद के साथ साथ जो पीडीएस सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके, उसके लिए इस स्कीम की स्थापना की गई। आगे देखते हैं।
उसके लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरे जो किसान हैं, जो लोकल लेवल पर किसान हैं, उस योजना में उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ उनको मिल रहा है, इसको एश्योर करने की काम भी इस योजना के अंतर्गत किया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो लोकल परचेजिंग है उसको जो मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट तय करती है उसके इसको लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खरीद उसमें संभव हो पाए। तो जैसा अभी आपको बताया कि जो लोकल लेवल पर पसंद किए जाने वाला खाद्यान्न है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश बहुत बड़ा है, देशों में जो राज्य है, स्टेट्स है, उनमें रहने वाले लोगों की चॉइसेस अलग अलग हैं और उत्पादन अलग अलग हैं। किसी स्टेट में खाने के आधार पर कुछ अलग चीज का उत्पादन होता है, दूसरे स्टेट में जरूरी नहीं है कि वो चीज वहां पसंद की जाए तो वो वहां पर बेची जाए। तो जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है, इसकी वजह से ये देखा गया कि जो कीमतें हैं वो चूंकि अच्छी नहीं मिल पाती हैं, तो उसके लिए क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट है उनको लोकल लेवल पर तो बिल्कुल यूं समझा जाता है कि अरे ठीक है ये तो लोकल है, और एक जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि बाहर से आने वाली चीजों को ज्यादा ध्यान देती है, जो कस्टमर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उस पर उसको ज्यादा लेना पसंद करते हैं। तो इसीलिए तब किसान को नुकसान होता है, इसीलिए ये विकेंद्रीकृत खरीद योजना लाई गई। दूसरी बात ये है कि इस परियोजना में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये योजना किया किसने? राज्य सरकार के द्वारा। यानी अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि ये सारे जो खरीदारी सिस्टम है वो सबका सब कौन करता था? केंद्रीय सरकार। लेकिन केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को जब एक तरह से अधिकृत कर देती है, कहती उसकी ओर से राज्य सरकारें जब, क्योंकि केंद्र सरकार सब जगह नहीं पहुंच सकती, खास तौर से लोकल जो प्रोडक्ट है उनको क्रय विक्रय करने के लिए, तो उसकी वजह से फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को एक अधिकार दे देती है कि जो भी जो लक्षित टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर समय मिला तो आज मैं बता दूंगी और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसको मैं आगे आपको पावर पॉइंट तो आपको मिलेगा ही, आप उसमें देख लीजिएगा। तो जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है और जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें एमडीएम वगैरह सब आते हैं, इसमें इसको सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा कि राज्य सरकारें इसके अंतर्गत चाहें तो खरीद सकती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि केंद्र सरकार का अनुमोदन उसके लिए आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें अपने मन से ये सारे काम कर सकती हैं, उसके लिए जो अनुमोदन है केंद्र सरकार का वो जरूरी होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का जो कोई खर्चा होता है वो खर्चा सबके सब केंद्र सरकार बियर करती है, राज्य सरकार को कोई ज्यादा खर्च कुछ नहीं करना होता है, जितने खर्चे होते हैं वो सारा का सारा केंद्र सरकार करती है, क्योंकि राज्य सरकार तो एक प्रतिनिधि की तरह इस योजना को, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है कि भाई सारे अधिकार जो है वो केंद्र के पास ना रहे बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और केंद्र सरकार से राज्य सरकार को भी थोड़ा ये खरीदने की पावर जो है वो दे दी जाए, जिससे जो राज्य हैं जो अलग अलग वहां के लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी खरीदारी में भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें कुछ भी खरीद लें। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत खरीदे गए सभी खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान रखती है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में खाद्यान्न भंडारण, यानी जो स्टोरेज है उसकी क्या स्थिति है। भारत में जो अनाज है उसके भंडारण की, उसको स्टोर करने की क्या सिचुएशन है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जब ये किसानों की आय दुगनी करने की बात आई, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक नाम मैंने मेंशन किया है और ये नाम जानबूझकर मेंशन किया है, अशोक दलवई कमेटी। अशोक दलवई कमेटी, और ये जो अशोक दलवई हैं ये वही हैं जो किसानों की आय को डबल करने वाली जो कमेटी है उसको हेड करते हैं। किसानों की आय को दुगना करने वाली जो कमेटी है, इनकम को, आय को दुगना करने वाली जो कमेटी है, उस कमेटी के ये हेड हैं। और इन्होंने बहुत सारी जब सुझाव दिए तो इन्होंने जब समस्याएं गिनाई कि ये समस्याएं हैं, उसमें ये कहा
कि किसानों की आय दुगनी तभी हो सकती है जब स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और ये कहा गया, जो रिपोर्ट आई, कि स्टोरेज फैसिलिटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण जो नेफेड है, अभी जल्दी ही खबर आई थी, ये 2020-21 की खबर है कि भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण नेफेड ने जो प्याज कलेक्ट करके रखा था, बहुत सारा खरीद करके प्याज के सीजन में, उसका लगभग आधा स्टॉक बिल्कुल बेकार हो गया। हजारों टन प्याज जब भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से, जब प्याज की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो विपक्ष और जनता शोर मचाती है। लेकिन स्थिति ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न होने के कारण जो प्रोडक्ट देश में होता है उसी को प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये स्थिति होती है। और ये सरकार की तमाम सारी योजनाओं की दुर्दशा को भी बयान करती है कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतनी सारी सुविधाएं सरकार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अभी भी सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक तरफ उसकी दोहरी मार पड़ती है, और बढ़ती किस पर है? सरकार के पास अपनी कोई इनकम तो होती नहीं, आम जनता से टैक्स वसूलती है, तो मार तो आम जनता पर ही पड़ती है, क्योंकि एक तरफ तो स्टोरेज फैसिलिटी पर कोई इन्वेस्टमेंट सरकार नहीं कर रही, दूसरी तरफ बाहर से जो आवश्यकता पड़ने पर इंपोर्ट कर रही है, तो ये सारा का सारा फिर जाता है आम जनता के ऊपर। तो खाद्यान्न संग्रहण की जो स्थिति है वो देश में बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो कटाई के बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो इस दलबई कमेटी ने ये एक डेटा दिया था कि जब कटाई हो जाती है फसलों की, तो जो संग्रहण होता है, जो कलेक्शन होता है फसलों का, वो बहुत खराब होता है, और उसकी वजह से जो चूहे हैं, कीड़े हैं तमाम तरह के, वो खाद्यान्न को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक जो डेटा है इन्होंने प्रस्तुत किया था, और इन्होंने कहा कि भारतीय किसानों का हर साल लगभग 92,651 करोड़, बहुत बड़ी क्वांटिटी है ये, लगभग 1 लाख करोड़ हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है किसानों को, जिसका सबसे बड़ा कारण है कमजोर संग्रहण, यानी बहुत वीक कलेक्शन है, और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो बहुत खराब है। इसका मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो जो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को, वो बहुत खराब है। इसके अलावा जो खाद्यान्न संग्रहण की जो कैपेसिटी है देश में, वो लगभग है इस समय 88 मिलियन टन की, और जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो कई हजार मिलियन टन की है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है संग्रहण व्यवस्था। अगर संग्रहण की व्यवस्था हो जाए, यानी फसल के जो सरप्लस है, अगर वो स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो एफसीआई के पास हो, चाहे नेफेड के पास हो, इन सब के पास, जिनके पास जिम्मेदारी है खाद्यान्न को कलेक्ट करने की और उसको मैनेज करने की, इन सब के पास भी जो संग्रहण की व्यवस्था है, क्योंकि अक्सर खबरों में हम सुनते हैं कि एफसीआई गोदाम में चूहे घुस गए, उन्होंने सारा अनाज खत्म कर दिया, उसके अलावा जो उसमें अनाज था वो भीग गया, उसको सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं थी। अक्सर इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं। तो इसका मतलब स्टोरेज की व्यवस्था ना होने की वजह से जो ये अनाज है, जो खाद्यान्न है, इसकी काफी मात्रा में इसका नुकसान होता है। तो इसीलिए उसके बाद एक अनाज केंद्रीय भंडार है, सेंट्रल पूल जिसे कहा जाता है, जिसमें ये जो नेफेड है और एफसीआई है, ये दोनों नेफेड एक सेंट्रल पूल बना करके इसमें जो स्टॉक है, जो बफर स्टॉक जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत उसको रखते हैं। इसके बाद जो जल्दी से देख लेते हैं कि भारत में अनाज संग्रहण की विधियां कौन सी हैं। तो भारत में जो अनाज संग्रहण की विधियां हैं, उसमें सबसे पहला है कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज। ये कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज क्या है? ये क्या करते हैं इसमें कि ये बहुत सस्ती विधि है। इसके अंतर्गत अनाज को अस्थायी तरीके से खुले में वाटर प्रूफ किसी शीट से ढक करके रख दिया जाता है, इसीलिए कवर एंड प्लिंथ नाम दिया गया है। एफसीआई करती है, हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे सस्ता तो है कि पन्नी से ढक दो, लेकिन तब क्या हो जब हवा आंधी आ जाए, और ये अगर प्लिंथ उड़ गया, फिर जो कवर है, जो शीट है, अगर वो उड़ गई, तो ऐसी स्थिति में अगर बारिश आ गई
तो फिर कितना बड़ा नुकसान होता है ये आप समझ सकते हैं। दूसरा जो उपाय अपनाती है एफसीआई वो सिलोज का है, और सिलोज जो है ये थोड़ा अपेक्षाकृत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इसमें खर्चा बहुत आता है, क्योंकि ये जो सिलो है ये ये धातु के एक सिलेंडर होते हैं, स्टील के बने होते हैं, या फिर जैसे गांव में अगर आपने देखा हो तो जो हिंडेलियम होता है, एल्युमिनियम भी जिसको कहा जाता है, लेकिन वो एल्युमिनियम एक्चुअली नहीं होता, वो हिंडेलियम जैसा होता है, मिक्स धातु होती है, उसकी बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जाती है। तो उसी तरह से एफसीआई भी क्या करता है, बड़ी बड़ी टंकियां बनाता है और उनको सिलोज कहा जाता है। उन सिलोज में अनाज को वो सिलेंडर की तरह होता है और उसमें दवाइयां डाल करके उन्हें रख दिया जाता है। हमारे घरों में तो ये जो गांव में घर होते हैं उसमें तो ये छोटे छोटे सिलोज होते हैं, लेकिन जो एफसीआई के पास बड़े सिलोज होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है वो लगभग 25,000 टन की होती है। लेकिन इस 25,000 टन के सिलोज को बनाने में चूंकि सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए सरकार बहुत ज्यादा इस पर अपना ध्यान नहीं दे रही है और इनकी मात्रा हालांकि अभी जो पिछली योजना आई है उसमें बहुत सारे सिलोज के निर्माण के लिए बहुत सारा धन की व्यवस्था बजट में की गई है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से असुविधा अभी भी किसानों को होती है और उनका अनाज व्यर्थ हो जाता है। तीसरी है इसमें भंडार गृह की व्यवस्था, वेयर हाउसेज जिसको कहा जाता है। वेयर हाउसेज जो है ये वैज्ञानिक विधि से जब एक ऐसी संरचना बनाई जाती है जिससे जो क्वालिटी है वो भी खराब ना होने पाए, क्योंकि सिलोज में भी रखने पे कभी कभी क्या होता है कि उसमें फफूंद लग जाती है या उसमें से स्मेल आने लगती है या फिर नीचे वो बैठने लगते हैं। लेकिन जो वेयर हाउसेज हैं, ऐसे भंडार गृह जो साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं जिससे जो क्वालिटी है अनाज की वो ना खराब होने पाए, तो उनको कहा जाता है वेयर हाउसेज। और इसमें जैसे केंद्रीय भंडारण निगम है जिसको सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कहते हैं, वो इसकी व्यवस्था करता है। राज्य भंडारण निगम है, इसके अलावा जो भारतीय खाद्य निगम, अभी आपने एफसीआई के बारे में पढ़ा, ये सब उसको व्यवस्थित करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और संरचना बनाई जाती है जो अंडरग्राउंड होती है, भूमिगत संग्रह संरचनाएं बनाई जाती हैं, अंडरग्राउंड कलेक्शन बॉडीज होती हैं जो कुएं की तरह खोद दी जाती हैं, कुएं की तरह इसे बना करके और फिर इसके अंदर पन्नी वन्नी लगा के और इसके अंदर व्यवस्था कर दी जाती है, अनाज को इसके अंदर डाल करके ऊपर से इसको कवर कर दिया जाता है। तो ये इतनी व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, संग्रहण की जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या है। तो वही प्रॉब्लम है जो हमेशा से होती रही है कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत अपर्याप्त है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, और जो 80% स्टोरेज फैसिलिटी दी जाती है, भंडारण सुविधाएं दी जाती हैं, वो अभी भी वही ट्रेडिशनल है। मॉडर्न तरीके का कोई इस्तेमाल अभी तक इसमें नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जब मौसम खराब होता है तो अनाज जो है बहुत हद तक बर्बाद हो जाता है। जैसे बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान तमाम तरह के साउथ में आते रहते हैं, तो ये सारी सिचुएशन जब होती है तो वैसे ऐसी स्थिति में अनाज बर्बाद होता है और इसमें जो जो प्रबंधन है वो उसकी कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरा है इसमें अभी आपको डिस्कस किया कि संग्रहण की जो विधियां हैं वो बहुत ही साइंटिफिक नहीं है, और साइंटिफिक ना होने की वजह से जो अनाज है वो जो उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाती है। दूसरे हम जानते हैं कि अभी एफसीआई में बहुत सारी कमियां हैं। एफसीआई के अगर मैं दोष गिनाने लगूं तो और मुझे समझ नहीं आता कि इतने सारे इम्प्रूवमेंट करने के बाद भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। मंडियों को सुधार करने के लिए तो सरकार इतने सारे बिल ले आई है, लेकिन एफसीआई में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुधारने के लिए सरकार कब कदम उठाएगी। नेक्स्ट कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि अधिकांश जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है और असंगठित हैं, यानी उनका कोई एक ऐसा रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से वो भी ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं, मनमाने दाम वसूल रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है फार्म सब्सिडी का, एग्रीकल्चर सब्सिडी का। इसको भी अभी टाइम है थोड़ा सा, जल्दी से हम देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है
अगर हम इसे देखें तो सब्सिडी को हम राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में, एक अनुदान के रूप में हम देख सकते हैं। एक ऐसी वित्तीय सहायता जो इसलिए दी जाती है कि जिससे दो पक्ष जो हैं, एक पक्ष उद्योग जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है उसको कोई नुकसान ना होने पाए, और दूसरा पक्ष जो किसान है, जो आधार है इंडियन इकोनॉमी का, उसको लाभ हो पाए। यानी एक तरफ एक पक्ष का नुकसान ना हो और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का लाभ हो सके। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये सब्सिडी लाई जाती है। और अगर हम इसको क्लासिफाई करने के तरीके में देखें तो देखते हैं कि कृषि सब्सिडी जो है, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है, इसको हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट फार्म सब्सिडी और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, यानी प्रत्यक्ष कृषि अनुदान और अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान। सबसे पहले मोटे तौर पर ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष कृषि अनुदान क्या है और अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान क्या है। तो प्रत्यक्ष कृषि अनुदान जो है, ये जैसा आप देख रहे हैं कि नकद रूप में दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट की तरह दिया जाता है, जबकि जो अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी है वो नकद रूप में नहीं दी जाती है। जैसे वो टैक्स में छूट दे दी गई, इंश्योरेंस कर दिया गया, या कम ब्याज वाले ऋण दे दिए गए, तो ये डायरेक्ट फंड ट्रांसफर इसमें नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी जाती है किसानों को। जैसे किराए में छूट दे दी गई, ट्रांसपोर्टेशन में छूट दी गई। तो इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी वो सब्सिडी है जिसमें सस्ते ऋण की सुविधा मिल जाती है। कृषि ऋण माफी इसी के अंतर्गत आती है इनडायरेक्ट में। बिजली के बिल में कमी कर दी जाती है। खाद, बीज और जो कीटनाशक सब्सिडियां हैं वो सब भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा किसानों को मुफ्त में, फ्री में सहायता, प्रशिक्षण दे दिया जाता है, तमाम अलग तरह की सहायताएं दी जाती हैं, वो सब इनडायरेक्ट सब्सिडी में आती हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या इनके प्रकार क्या हैं। तो अगर और क्लासिफिकेशन हम करें तो ये 4 भागों में और बांटी जाती हैं। एक तो हम कहते हैं आदान अनुदान या आगत अनुदान, इंग्लिश में कहते हैं इनपुट सब्सिडी, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो भाग हैं वो अलग अलग आपके सामने लिखे हुए हैं। जिसमें सबसे पहला है उर्वरकों पे, यानी फर्टिलाइजर्स पर, जो सस्ते रासायनिक और गैर रासायनिक जो खाद हैं, जो जैविक खाद है, उसको उस पे जो सरकार जब सब्सिडी देती है तो वो उर्वरक सब्सिडी के अंतर्गत आती है, और बहुत बहुत बड़ी मात्रा में सरकार इसके अंतर्गत सब्सिडी देती है। इसमें जो किसान है उसको कम कीमत पर उर्वरक मिलते हैं, और जो कंपनसेशन प्राइस है, यानी जो एक्चुअल प्राइस है और जो किसान जो प्राइस पे करता है, उसके बीच का जो अंतर है, वो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जिसको कहते हैं, वो उस फर्म को मिलता है जो उर्वरकों का उत्पादन करती है। इसी प्रकार से सिंचाई सब्सिडी है। सिंचाई सब्सिडी भी जो है सरकार देती है, जिसमें सिंचाई व्यवस्था में जितना खर्चा आता है उससे बहुत कम प्राइस लिया जाता है किसानों से। जैसे नहरें बनाई जाती हैं, बांधों का प्रावधान किया जाता है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार करती है। उसके अलावा नलकूपों की व्यवस्था करती है, ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, ट्यूबवेलों से सरकारी ट्यूबवेल भी होते हैं, जिनसे जो प्राइस लिया जाता है वो उनके इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे से बहुत कम होता है। तो इसके अलावा जो पंप सेट हैं, जो सोलर पंप सेट आजकल जैसे आ गए हैं, उस पे सरकार बहुत सब्सिडी दे रही है। तो ये जो सारी सब्सिडी है, ये सिंचाई सब्सिडी के अंतर्गत आती है। उसके अलावा बिजली सब्सिडी किसानों को मिलती है। सब्सिडाइज रेट पर किसान जो है किसानों को जो बिजली आपूर्ति की जाती है उसके रेट में और एक्चुअल जो घरेलू सप्लाई की जाती है उसके रेट में बहुत अंतर होता है। तो ये जो अंतर होता है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वहां पर रेट कम होता है, वो जो रेट है उसका किसानों से वसूला कम जाता है, और वो जो अंतर है वो सब्सिडी के फॉर्म में किसानों को दे दिया जाता है। इसके बाद जैसा देख रहे हैं कि बीज सब्सिडी, सस्ते रेट पर कम कीमत पर बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो सब्सिडी देती है वो बीज सब्सिडी कहलाता है। क्रेडिट सब्सिडी, किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है। तो जो सब्सिडी जो बैंकिंग सिस्टम है उसको जो हेल्प सरकार करती है, उसको क्रेडिट सब्सिडी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जितने सारी चीजें हैं, ये चूंकि इनपुट्स के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए इन सबको हम कहते हैं इनपुट सब्सिडी। उसके बाद हम आते हैं मूल्य सब्सिडी, प्राइस सब्सिडी।
तो अभी जैसा आपको बताया कि प्राइस सब्सिडी कहाँ मिलती है, एफसीआई किसानों से जब खरीदता है और उसके बाद इशू प्राइस पर जब वो बेचता है, तो जो उसके अंतर उस दोनों का जो अंतर है वो मूल्य सब्सिडी के अंतर्गत आता है। और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मूल्य सब्सिडी को रखा जाता है। तो क्योंकि एक किसान जो अपना प्रोडक्ट ज्यादा मूल्य पर एफसीआई को बेचता है, लेकिन जब वही किसान अनाज लेने के लिए जाता है पीडीएस सिस्टम में, तो उसे कम कीमत पर वही अनाज मिलता है। तो ये एक चेन जैसी व्यवस्था है। जो ये अंतर है इसको हम कहते हैं मूल्य सब्सिडी। इसके अलावा अवसंरचनात्मक सब्सिडी, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी भी कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड कराती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के बाद, जैसे मंडी है, मंडी में जितना कॉस्ट होती है उसके कंपैरिजन में बहुत कम लागत, बहुत कम शुल्क वसूला जाता है किसानों से। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च सरकार करती है और उसके बदले में जो किसानों से लेती है, उन दोनों का जो अंतर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है निर्यात सब्सिडी, और ये इस प्रकार की सब्सिडी है जिसका उद्देश्य बहुत अलग है। जब कोई किसान इंपोर्ट के लिए कोई अपना प्रोडक्ट बनाता है, पैदा करता है, और उसे इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए उसे उत्पन्न करता है और एक्सपोर्ट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो खुद पैसा तो कमाता है, साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा भी लाता है, जिसमें कैश क्रॉप्स हैं। इसमें कॉफी का बड़ा स्थान है। कॉफी जो है वो चाय है, जो आसाम के बगानों में चाय उत्पन्न होती है वो बाहर काफी मात्रा में भेजी जाती है। तो ये सारी सब्सिडीज हैं जो दी जाती हैं सरकार के द्वारा। जल्दी से देख लेते हैं। विश्व व्यापार आने के बाद, विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के आने के बाद से बहुत सारे चेक लगने की बात हुई थी सब्सिडी पे। मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जैसे ग्रीन बॉक्स है, तो विश्व व्यापार संगठन ने ही ये टर्म्स दिए हुए थे। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत कौन कौन सी सब्सिडी आती है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन में ग्रीन बॉक्स में रखा इन्होंने कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च की जा रही है, जो डिजीज कंट्रोल पर जो सरकार खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार जो खर्च कर रही है, फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार जो खर्च कर रही है, और उसके अलावा अगर सरकार डायरेक्ट पेमेंट कर रही है फार्मर्स को, तो वो सबके सब रखे गए ग्रीन बॉक्स में। अब आप देख रहे हैं चूंकि ये सारी चीजें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, तो इनको रखा गया किसमें? ग्रीन बॉक्स में। दूसरा रखा गया ब्लू बॉक्स सब्सिडी, और ब्लू बॉक्स में वो सारी जो इकोनॉमिक एड है, आर्थिक सहायता है, वो रखी गई इसके अंतर्गत। जब किसी किसान को उसके उत्पादन की क्वांटिटी को कम करना होता है, उसके लिए जो सब्सिडी दी जाती है उसको ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत रखा गया है। और जो इन दोनों में नहीं आती है, उसके अलावा जितनी सब्सिडीज हैं वो सब एम्बर बॉक्स, EMBOR, एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है वो इसके अंतर्गत आई जाती है। तो खाद्य सुरक्षा आज मैं डिस्कस नहीं करूंगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मैं आज डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि काफी समय हो गया है। तो आज मैं बच्चों अपना लेक्चर यहीं पर खत्म करूंगी, और कल मैं आप लोगों का इंडस्ट्रियल सेक्टर शुरू कर दूंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी बड़ा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैं जो पॉइंट्स डिस्कस करूंगी उसमें योजना काल में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जो उसके ट्रेंड्स रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और कौन कौन सी औद्योगिक नीतियां लाई है सरकार, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। साथ ही ये भी डिस्कस करूंगी कि औद्योगिक विकास की बहुत मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को सरकार ने सॉल्व कर दिया है और कौन सी ऐसी अभी हैं जिनको सॉल्व करना बाकी है। तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए बच्चों, और
पीपीटी मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। लेकिन एक बार जब लेक्चर्स ज़रा कंप्लीट हो जाएँ, तो सारी पीपीटी इकट्ठा करके मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। ध्यान रखिएगा। बच्चों एक्चुअली जिस समय मैं लाइव होती हूँ उस समय मेरे पास ये आपका चैट बॉक्स नहीं खुला होता है। ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है आप लोग कमेंट करते हो कि मैम आप हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं जो यूजफुल कमेंट्स हैं। तो मैं आप लोग को एक चीज ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट्स, जो आपको अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में मत डाला करिए, क्योंकि चैट बॉक्स उस समय खुला हुआ नहीं होता है जब आप लाइव होते हैं। क्योंकि पूरे स्क्रीन पर मेरे जो पूरा मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो चलता हुआ होता है, तो मैं उसे उस समय उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में उसको डाल दिया करिए। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना होता है, निश्चित रूप से उस कमेंट्स के जवाब जब मैं बाद में देखती हूँ उस वीडियो को, जो ये वीडियो अपलोड होता है चैनल पर, जब वो उस पर अपलोड होता है तो मैं उसको जरूर उस पर कॉमेंट में जरूर डालूंगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए और जय हिंद, जय भारत। आज यहीं समाप्त करती हूँ, कल एग्रीकल्चर सेक्टर शुरू करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।